दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं 1857 की क्रांति यानी कि 1857 द रिवॉल्ट इन इंडिया। तो दोस्तों, जो 1857 की क्रांति थी, बेसिकली उस क्रांति को लेकर दुनिया भर के जो इतिहासकार हैं उनमें बहुत मतभेद होते हैं। कई इतिहासकार जो हैं उसको, एक तरफ जो भारतीय इतिहासकार हैं उसको क्रांति मानते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं और ये भी मानते हैं कि ये भारत की राष्ट्रीय आंदोलन का एक रूप था। वहीं दूसरी ओर विदेशी इतिहासकार इसको मात्र एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र मानते हैं और एक इसे सैनिक विद्रोह के रूप में ही मानते हैं। आगे हम देखेंगे कि 1857 का जो विद्रोह था उसे समझने की कोशिश करने से पहले हमें ये समझना होगा कि दोस्तों विद्रोह होता क्या है। देखिए, अनसेटिस्फैक्शन ही विद्रोह का एक कारण बनता है। कोई भी चीज़ होती है ना, जब आदमी असंतुष्ट होता है तो वो बागी हो जाता है और सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर देता है। तो वही एक कारण होता है कि जिससे विद्रोह होता है, उसी को जड़ से उखाड़ने के लिए कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, इसी के लिए वो विद्रोह करता है। आगे हम देखेंगे कि बेसिकली जो 1857 की क्रांति थी उसमें उसका स्वरूप क्या था, उसका बेसिकली कारण क्या थे, उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, विस्तार कहाँ से हुआ। चलिए उसमें शुरू करते हैं, उसमें प्रकाश डालते हैं। और इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको लाइन वाइज लाइन हमें एक एक पॉइंट को क्लियर करना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर हमें को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम समझते हैं सबसे पहले 1857 की क्रांति का स्वरूप। देखो यार, स्वरूप होता है, बेसिकली स्वरूप होता क्या है। स्वरूप ये होता है कि क्या वो एक क्रांति थी, या वो विद्रोह था, क्या वो भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम उसको कहा जाए, या खाली वो एक सेना का जो सैनिक थे उनका एक विद्रोह है। तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है और यही बात इस बात को साबित करती है कि उसका स्वरूप क्या होगा। क्योंकि अगर हम स्वरूप को समझेंगे तो ही हम 1857 की क्रांति को समझ पाएंगे कि वो इनमें से था क्या चीज़। क्योंकि जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, भारतीय इतिहासकार और जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं उनमें इस मत को लेकर बहुत विभेद है कि ये था क्या एक्चुअली। सब अपने अपनी तरह से उसको संज्ञा देते हैं। अब 1857 की जो क्रांति है उसके राजनीतिक कारण क्या है। जो सबसे बड़ा राजनीतिक कारण था वो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति था। हड़प नीति, जो कि जिसको कि द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी भी कहा जाता है। इस नीति की विशेषता ये थी कि किसी भी राजा के मरने के बाद अगर उसका वारिस नाबालिग है तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस राज्य को अपने अधीन वो शासन कर लेगी। इसलिए जो लोग थे वो काफ़ी अनसेटिस्फाई हो रखे थे ब्रिटिशर्स कंपनी से, तो वो इसलिए विद्रोह करना चाहते थे। और जितनी भी देसी रियासतें हैं वो आगे जाके उनका यही असंतोष आगे विद्रोह के रूप में फैल गया। आर्थिक कारण, अब देखो आर्थिक कारणों में क्या, उसके भी कई कारण होते हैं। आर्थिक कारण, उस समय समाज बहुत गरीब था, करों में वृद्धि कर दी थी, जो ब्रिटिश सेना है उन्होंने करों में वृद्धि कर दी थी। उद्योगों का पतन हो गया है, कृषि उद्योग तो हमारे पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे और उस समय अकाल भी पड़ा था, सूखा पड़ा था, जिसके कारण कृषि नहीं हो पाई थी, तो वो भुखमरी की एक कगार आ गई थी। और ऊपर से जो ब्रिटिश सेना थी वो काफ़ी जुल्म सितम ढा रही थी हमारे भारतीय जो लोग थे उनके ऊपर, इसलिए वो लोग बहुत परेशान थे और वो इस सत्ता को जड़ से उखाड़ना चाहते थे, ब्रिटिश सत्ता को जड़ से उखाड़ना चाहते थे, इसलिए भी वो क्रांति में कूद गए। और आर्थिक कारण भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कि लोगों ने, जो गरीब तबके के लोग थे, उन्होंने विद्रोह किया। अब हम समझेंगे दोस्तों कि जो सामाजिक और धार्मिक कारण होते हैं, तो देखो सामाजिक और धार्मिक कारण भी एक बहुत बड़ा कारण रहे। क्योंकि ब्रिटिशर जब भारत में आए तो उन्होंने कुछ नीतियाँ, उसने कुछ रूल्स लागू करने चाहे हमारे लोगों के ऊपर, जिसमें कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग का सती प्रथा पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। सती प्रथा आप जानते होंगे, जिसमें कि पुरुष के मरने के बाद जो उसकी वाइफ होती है उसको जला देते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया, बाल विवाह को रोका। आज के समय में सही हो सकते हैं, पर उस समय रूढ़िवादी जो समाज था भारतीय, वो उसे कतई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए, उसमें हस्तक्षेप करे। इसलिए काफ़ी हद तक जनता विद्रोह करने के लिए उतारू हो गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि 1813 के जो चार्टर एक्ट है उसमें ईसाई मिशनरियों को भारत लाया गया और उन्होंने यहाँ भारत की में धर्म को यहाँ फैलाना शुरू कर दिया। तो काफ़ी लोग इससे भी नाखुश थे कि वो विदेशी धर्म को भारत में क्यों फैला रहे हैं। आगे जो दूसरा कारण है सैनिक कारण। सैनिक कारण भी हम जानते हैं कि ये बहुत बड़ा विद्रोह का एक मेन कारण सैनिक कारण था।
पहली बात तो यह है कि ब्रिटिश सैनिकों के अनुपात में भारतीय सैनिक जो थे बेशक ज़्यादा थे। जो अनुपात था 5.1 था, मतलब 5 सैनिक भारतीय और 1 ब्रिटिश सैनिक। वैसे भारतीय सैनिक ज़्यादा थे पर उनके साथ भेदभाव होता था प्रमोशन को, रहन सहन के तरीक़ों में। उनकी तुलना करें अगर ब्रिटिश सैनिक से तो ब्रिटिश सैनिकों का रहन सहन और ये सब बहुत अच्छा था, तो इसलिए भी सैनिकों में काफ़ी असंतोष फैल गया था। सैनिकों में कुछ नियम जबरदस्ती थोपे जा रहे थे। उदाहरण के लिए उनको ना लड़ाई के लिए बाहर विदेश में भेजा जाता था, और उस समय प्राचीन समय में तो भारत के लोग मानते थे कि 7 समुद्र पार जाना बहुत बेकार मानते थे। इस वजह से भी वो बहुत परेशान थे। और भारतीय सैनिकों को दाढ़ी और मूंछ रखने की भी पाबंदी थी, इस वजह से भी वो नाखुश थे। इन सारे नियमों से वो नाखुश थे। तत्कालिक कारण की बात करें तो सबसे जो मुख्य जिन्होंने चिंगारी भड़का दी थी वो थी सैनिक विद्रोह का कारण था एनफील्ड राइफल। क्योंकि आप जानते हो कि जो एनफील्ड राइफल है 1857 में इसे भारतीय सेना में लागू किया गया, उसे लाया गया, और 1857 में ये खबर फैल गई कि जो उसकी गोली होती है और उसको चर्बी, सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी से बनाते हैं। हम जानते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों थे और दोनों ही इस बात के खिलाफ थे, क्योंकि वो सेना में थे हिंदू मुसलमान। तो आगे चल के यही विद्रोह का एक बहुत बड़ा कारण बना, क्योंकि उनको वो चर्बी अपने दांत से काटनी पड़ती थी, तो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे, उससे उनका धर्म भ्रष्ट होता था। 1857 की क्रांति के सफलता के कारण, देखो उसके कई असफलता के कारण हैं। सबसे पहला कारण था उसका सीमित क्षेत्र में विस्तार, मतलब वो बहुत कम क्षेत्र में वो फैला। दूसरा था नेतृत्व का अभाव, नेतृत्व बहुत ही कम उसमें हुआ था। जो रंगून में जो हमारे बहादुर शाह जफर थे उनको रंगून भेज दिया गया था। हमारे पास संगठन का अभाव था। संगठन का अभाव मतलब लखनऊ, कानपुर, झांसी, बिहार आदि क्षेत्रों में ये फैला था और वो आपस में ही तालमेल नहीं बैठा पाते थे, उनमें कोई तालमेल नहीं था। नेक्स्ट दूसरा था भारतीय समर्थन का अभाव। कुछ वर्ग तो इसमें बिल्कुल ही भाग नहीं लिए थे, जैसे कि शिक्षित वर्ग और जमींदार वर्ग के लोगों ने अपने हितों की रक्षा के लिए ब्रिटिशरों को सपोर्ट किया, उन्होंने बिल्कुल भी भाग नहीं लिया। तो ये बहुत एक कारण रहा था। 1857 की क्रांति का परिणाम क्या था? अब क्रांति के देखिए, जब उसको दबा दिया गया तो उस क्रांति के कई परिणाम निकले, क्योंकि वो असफल हो गई थी। ठीक है, उसके कई परिणाम निकले। 1857 में जब क्रांति हुई, उसके बाद 1858 में इस विद्रोह को दबा दिया गया। उसके बाद विद्रोह को दबाने के बाद रानी जो विक्टोरिया थी उसने कई घोषणाएं करी, और उस घोषणा में ये हुआ कि कंपनी का शासन ख़त्म कर दिया गया। एक बात सुन लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी अलग है और ब्रिटिश शासन अलग था। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी और वो कंपनी ने वो क्राउन को सौंप दिया पूरी सत्ता। इस तरह से हम देखेंगे कि सत्ता सीधे ब्रिटेन के हाथों में आ गई। लॉर्ड डलहौजी था, उनकी जो हड़प नीति थी उसको समाप्त कर दिया गया और भारतीय सेना में भी कई बदलाव किए गए। अब उन्होंने जो अनुपात कर दिया था वो था 2.2:1, मतलब 2 भारतीय सिपाहियों में 1 ब्रिटिश सिपाही।